नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 25 फरवरी 2026 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। कई सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे कि एग्ज़ाम क्या जुलाई में ही होगा क्या। आपको मैं स्पष्ट कर दूं, बीपीएससी ने 2 बार एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया है। लास्ट जो जारी किया वो इसी पिछले ही वीक में जारी किया, उसने दोबारा एग्ज़ाम कैलेंडर जारी किया जिसमें टीआरई के डेट वगैरह भी अनाउंस हुए हैं और उसके साथ साथ ये भी कन्फर्म कर दिया गया कि बीपीएससी प्रीलिम का एग्ज़ाम जुलाई में ही होगा, 26 जुलाई को ही होगा। अगर उससे पहले कोई भीषण बाढ़ आ जाती है, ऐसा कोई सिचुएशन बन जाता तब तो बात अलग है, नहीं तो 26 जुलाई को ही आपका एग्जामिनेशन होगा। उससे आगे बढ़ने की संभावनाएं कम हो गई क्योंकि 2 बार उसने जारी करके बता दिया है। इसलिए इस गलतफहमी बिल्कुल भी ना रहे कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा तो आप पढ़ लेंगे, समय आपको ज़्यादा मिल जाएगा। एग्जामिनेशन का डेट पहले से ही तय है और उसी को सही मान करके पढ़िएगा। आज का हेडलाइन तो एसआईआर और सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा हुआ इशू है। ये अभी अपने लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, जब तक इस पर कोई फैसला नहीं आता है तब तक के लिए तो कोई खास इम्पॉर्टेंट नहीं है। आज जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण टॉपिक है वो है कि केरल का नाम केरलम ये मलयालम भाषा का शब्द है। पहले नाम ओरिजिनल यही हुआ करता था, केरलम ही हुआ करता था और सही प्रोनाउंसिएशन जो है, जो केरल में लोगों के द्वारा किया जाता है, वो केरलम ही किया जाता है। तो केरल का नाम केरलम करने की स्वीकृति कैबिनेट ने मंजूर कर दी है। उसको ज़रा हम लोग डिटेल में देखें क्या प्रोसेस है और किस प्रकार से कब गठन किया गया था केरल का, भाषा का आधार पर गठन करने का क्या प्रावधान है और किस प्रकार से केंद्र सरकार के द्वारा नामों का संशोधन किया जा सकता है, परिवर्तन किया जा सकता है। दूसरा जो टॉपिक है वो आपका एनसीएससी से जुड़ा हुआ है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट से जुड़ा हुआ है। इसी प्रकार से एक टॉपिक में हम लोग माइक को पढ़ेंगे, प्रोजेक्ट एलिफेंट को भी पढ़ेंगे। शुरू करते हैं डिटेल में। देखिए आज का पहला टॉपिक क्या है। उससे पहले अचीवर ग्रुप के बारे में बता देता हूं। अभी मैंने आपको स्पष्ट किया कि 13 जुलाई तक ये चलेगा और 26 जुलाई को आपका एग्ज़ाम है तो है, उसी समय ही होगा, उससे आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए जिन्हें प्रैक्टिस के लिए जोड़ना हो जोड़ सकते हैं अभी से। 6 मंथ डेली प्रैक्टिस कीजिए, 50 मिनट 1 घंटे का आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय लगेगा। उसके बाद आप रिवीजन पीडीएफ से रिवाइज भी कर सकते हैं। तो जिन्हें जुड़ना हो ज़रूर ही जुड़िएगा, बहुत ही बेहतर रहेगा। होमवर्क टाइप का हो जाता है, पर डे 2 से 3 टॉपिक 4 टॉपिक करीब में पढ़ना होता है आपको और उसी से सवाल फिर दिए जाते हैं। ठीक है, तो जिन्हें जुड़ना हो मैसेज ज़रूर करें। देखिए आज का प्रथम टॉपिक क्या कि कैबिनेट ने केरल का नाम बदलकर केरलम करने की मंजूरी दे दी है और प्रधानमंत्री ने कहा कि ये लोगों के लिए हमने ये परिवर्तन को स्वीकार किया। पश्चिम बंगाल ने नाराज़गी जाहिर की है, उसका नाम बदलकर बंगाल क्यों नहीं किया गया है। दरअसल में पहले बंगाल का तात्पर्य होता था बांग्लादेश और जो बिहार है, बंगाल है, उड़ीसा है, ये पूरा मिलकर के संयुक्त बंगाल बनाता था। लेकिन इसमें से बिहार को अलग किया गया, उड़ीसा को अलग किया गया। उसके बाद पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल रहा। तो पूर्वी बंगाल तो आज़ादी के बाद पाकिस्तान बन गया था, जो बाद में बांग्लादेश बन गया, लेकिन पश्चिम बंगाल का नाम पश्चिम बंगाल ही रह गया। इसे बदल करके मांग की जाती है बंगाल कर दिया जाए नाम, लेकिन अभी तक तो नहीं किया गया है। लेकिन केरल का नाम केरलम कर दिया गया है। सेवा तीर्थ जो नया पीएमओ है उसमें जब बैठक हुई तो सबसे पहला जो फैसला लिया गया है वो यही फैसला लिया गया है, केरल का नाम बदल करके केरलम किया गया है। किस प्रकार से होता है नामों का परिवर्तन? क्या इसे संविधान का संशोधन माना जाता है? तो बिल्कुल भी नहीं, इसे संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। यह केंद्र के ज़्यादा शक्तियों को दिखाता है कि केंद्र सरकार राज्यों के नाम परिवर्तन कर सकती है, अपने क्षेत्र से ही खुद से ही नाम परिवर्तन भी कर सकती है। किसी एक राज्य को बांट करके 2 राज्य बना सकती है, किसी 2 राज्य को जोड़ करके 1 राज्य बना सकती है। ये सब काम केंद्र सरकार के द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा किए जा सकते हैं आसानी से और इसे संविधान का संशोधन भी नहीं माना जाता है। संविधान का संशोधन तब माना जाता है जब किसी चीज़ को जब 2/3 मेजोरिटी चाहिए या 2/3 मेजोरिटी प्लस आधे से अधिक राज्यों का अनुमोदन चाहिए, तब जाके हम किसी चीज़ को आर्टिकल 368 के तहत में अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के तहत में रखते हैं। बाकी साधारण बहुमत से जो भी परिवर्तन किए जाते हैं इसको कभी भी संविधान का संशोधन नहीं माना जाता है। तो इसे ज़रूर ही याद रखिएगा, यह पूछा जा सकता है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने केरल राज्य का नाम बदलकर केरलम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस बदलाव के लिए केरल नाम परिवर्तन विधेयक 2026 लाया जाएगा, ये भी सरकार ने बता दिया है, क्योंकि अब पहले कैबिनेट ने मंजूरी दी है, कैबिनेट की मंजूरी के बाद अब संसद में लाया जाएगा और संसद में लाने के बाद से इस पूरे प्रक्रिया को पूरी की जाएगी। केरल का नाम केरलम परिवर्तन संवैधानिक प्रक्रिया अनुच्छेद 3 में दिया गया है। ये इन्फोग्राफी पर के आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से काम होगा।
विधायी प्रक्रिया और संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत में राष्ट्रपति इस विधेयक को राज्य विधानसभा के विचार के लिए भेजेंगे। राज्य विधानसभा ने तो पहले से ही किया हुआ है, तो हामी भर देगा कि हाँ भाई ठीक है, आप परिवर्तन कर सकते हैं। और अगर राज्य विधायिका नहीं भी कहती है तो भी राष्ट्रपति इसको लेकर के आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यही केंद्र सरकार के ज़्यादा शक्तियों को दिखाता है। संविधान में जो प्रमुख शक्तियां हैं वो केंद्र सरकार के हाथों में दी गई है। प्रस्ताव का इतिहास क्या है बंधुओं? तो केरल विधानसभा ने 2023 और 2024 में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित कर केंद्र से नाम बदलने का आग्रह किया था। सर्वसम्मति से उसने पास किया था और आग्रह किया था केंद्र सरकार से कि आप नाम बदल दीजिए, क्योंकि नाम बदलने का जो अधिकार है वो किसके हाथों में है? केंद्र के हाथों में है। त्रावणकोर राज्य का नाम आपने सुना है? त्रावणकोर, जिसको ट्रैवनकोर ही बोलते, त्रिवेंद्रम बोल देते हैं, जबकि तिरुवनंतपुरम नाम है उसका। भगवान विष्णु का शहर, तिरुवनंतपुरम का मतलब होता है भगवान विष्णु का शहर। तो त्रावणकोर राज्य के बारे में आपने पढ़ा होगा। त्रावणकोर राज्य आज़ादी के बाद कैसे उसको मिलाया गया था भारतीय संघ के तहत में। तो ये केरल में ही त्रावणकोर भी विद्यमान है। देखिए क्या है नेक्स्ट, 2024 में दूसरी बार प्रस्ताव इसलिए लाया गया क्योंकि पहले प्रस्ताव में संविधान की 8वीं अनुसूची में भी बदलाव की मांग की गई थी, जबकि संशोधन केवल पहली अनुसूची में आवश्यक था। पहले प्रस्ताव में कहा गया था कि आप 8वीं अनुसूची में भी परिवर्तन कीजिए क्योंकि मलयालम भाषा है उसमें। लेकिन फिर बाद में उन्हें एहसास हुआ कि भाई 8वीं अनुसूची में परिवर्तन करने का तो कोई मतलब बनता ही नहीं है, केवल पहली अनुसूची में परिवर्तन किया जाएगा, केरल के जगह पर नाम केरलम कर दिया जाएगा, बाकी मलयालम भाषा तो वैसा का वैसा ही रहेगा, उसमें तो कोई परिवर्तन की बात है नहीं। इसलिए 2024 में केरल विधानसभा में फिर से प्रस्ताव लाया गया और फिर से प्रस्ताव के बाद से अभी जरा इतिहास देखिए, फिर हम लोग पॉलिटी पर भी आएंगे। मलयालम भाषा में राज्य का नाम हमेशा से केरलम ही रहा है और इसको अगर हम लोग प्राचीन में जाएं, बिल्कुल सम्राट अशोक के समय में जाएंगे तो वहाँ पर हमें क्या दिखता है? ये भारत है, ये भारतवर्ष है। इसमें हमें सम्राट अशोक की जो शिलालेख है वो यहाँ तक मिलता है और सुदूर दक्षिण में हमें 3 स्वतंत्र राज्यों की बात मिलती है। एक चेर की बात मिलती है, तो चेर जो है वही है बंधुओं केरल, और एक पांड्य की मिलती है और एक चोल की मिलती है। तो चोल हो गया तमिलनाडु का कोस्टल इलाका हो गया और जो पांड्य हो गए वो केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक, इनके बीच का ऊपर का भाग हो गया। तो यहीं से हमें ये मिलता है कि भाई केरलम जो शब्द है कोई आज का नहीं है, काफ़ी पुराना है और चेर राजवंश जो है वो केरल के क्षेत्रों में ही हुआ करते थे। और देखिए जरा आगे क्या है, भाषाई आधार पर 1 नवंबर 1956 को, ये ज़रूर याद रखिएगा, प्रीलिम एग्जाम मैच करने के लिए दिया जा सकता है कि भाई केरल का कब हुआ था पुनर्गठन, तो 1 नवंबर 1956, जिसे केरल पिरावी दिवस, केरल स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। केरल नाम का सबसे पहला पूरा लेखीय प्रमाण अशोक के शिलालेख में केरल पुत्र चेर राजवंश के रूप में मिलता है, जिसको केरल पुत्र के नाम से भी जाना जाता है। फिर आपने अगर हिस्ट्री ऑप्शनल यूपीएससी के लिए या बीपीएससी के लिए भी अगर आपने चेर वंश को डिटेल पढ़ा होगा तो आपको पता होना चाहिए कि ये अपने को महाभारत काल से जोड़ते हैं कि महाभारत के युद्ध में भी हमें चेर राजवंश के जो योद्धा हैं उनके लड़ने का प्रमाण मिलता है ना। नेक्स्ट देखिए क्या है, 257 BC के आसपास केरल पुत्र के मिलता है, जिसको चेर डायनेस्टी चेरा कहते हैं। जर्मन विद्वान हर्मन गुड्स के अनुसार केरम कन्नड़ शब्द चेरम का रूप है। चेर का अर्थ है जुड़ना और अलम का अर्थ है भूमि, तो ये पूरा जुड़ करके केरम था पहले, केरल बन गया, केरलम हो गया, चेरम से वह शब्द आया है। ऐक्य केरल आंदोलन 1920 के दशक में एकीकृत केरल आंदोलन ने मालाबार, कोच्चि, त्रावणकोर को मिलाकर के मलयालम भाषी लोगों के लिए एक अलग राज्य की मांग की थी। कब हुआ है ये? तो 1920 के दशक में हुआ है। 1920 के दशक में 1921 में आप एक और आंदोलन पढ़ते हैं, मोपला विद्रोह पढ़ते हैं आप, जो पहले तो शुरुआत हुआ था गरीब और अमीरों के बीच, जमींदार और खेतिहरों के बीच में, लेकिन बाद में फिर हिंदू मुस्लिम दंगा हो जाता है वहाँ पर, जिसके बाद गांधी जी खुद से मोपलाओं से अलग कर लेते हैं क्योंकि उसका स्वरूप जो है सांप्रदायिक हो जाता है।
तो वो भी केरल में ही हुआ था, मालाबार तट पर ही हुआ था। तो ये केरल को एक करने का आंदोलन था, ऐक्य केरल आंदोलन इसको कहा जाता है, जिसमें कौन कौन से थे? तो मालाबार दरअसल में पूरे तट का नाम है, लेकिन केरल के उत्तरी भाग को कह दीजिए कोच्चि और त्रावणकोर, इन तीनों को मिलाकर के, जो कि तीनों में मलयाली भाषा के लोग रहते थे, तो एक राज्य बनाने की मांग हुई थी। तो आज़ादी के बाद इन तीनों को मिलाकर के एक राज्य बनाया गया। राजनीतिक प्रतिक्रिया को हम लोग इग्नोर करेंगे क्योंकि इसमें कुछ खास नहीं है। अब जो हम लोग नेक्स्ट समझेंगे, जरा संवैधानिक और कानूनी पहलू को समझेंगे। देखिए, यही है केरल, बहुत ही खूबसूरत राज्य है। मौका मिलेगा तो मैं भी जाऊंगा घूमने, आप भी जरूर ही जाइएगा। देखिए, ये है पश्चिमी तट पर है, मालाबार कोस्ट इसे कहते हैं, अरेबियन सी है, यहाँ पर कोच्चि पोर्ट है, कोल्लम है, यहाँ पर और भी कई सारे पोर्ट बनाए गए हैं, जैसे विझिंजम पोर्ट है जो आपने सुना होगा, हाल ही भारत का सबसे गहरा पोर्ट में से एक बनाया गया अडानी के द्वारा और भारत सरकार, केरल सरकार के सहयोग से। तो ये पूरा केरल है, केरला जिसको बोलते हैं, ठीक है। अब इसका नाम केरलम हो जाएगा। संवैधानिक और कानूनी पहलू क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी राज्य का नाम बदलने की प्रक्रिया है। संसद के पास किसी भी राज्य का क्षेत्र बढ़ाने, घटाने, सीमाएं बदलने, नाम बदलने, इंक्रीज डिक्रीज सब कुछ कर सकता है, नाम चेंज कर सकता है, बाउंड्री चेंज कर सकता है, इस सब का अधिकार जो है वो संसद के पास में है। इस तरह का कोई भी विधेयक केवल राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश के बाद ही संसद में पेश किया जा सकता है। अब राष्ट्रपति जी भेजेंगे राज्य के विधायिका को, राज्य विधायिका भेजेगा राष्ट्रपति महोदय को, राष्ट्रपति जी से संसद के पटल पर रखवाएंगी, उनके अनुमति के साथ रखा जाएगा और उसके बाद से साधारण बहुमत से, यानी कि 50% + 1 के बहुमत से इसे दोनों सदनों से पारित कर दिया जाएगा और उसके बाद से नाम परिवर्तन हो जाएगा। साधारण बहुमत चाहिए होता है, ये आप जरूर ही याद रखिएगा। विधेयक पेश करने से पहले राष्ट्रपति इसे संबंधित राज्य विधानमंडल, इस मामले में केरल विधानसभा के पास उनके विचार जानने के लिए भेजते हैं। इसके लिए एक समय सीमा तय की जाती है और अगर उस दौरान वो विचार देते हैं, हामी भरते हैं या नहीं भरते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। महत्वपूर्ण तथ्य क्या है? राज्य विधानमंडल के विचार राष्ट्रपति या सांसद के लिए बाध्यकारी नहीं होते हैं। संसद चाहे तो उसे स्वीकार करे, अस्वीकार करे। मैंने आपको पहले ही बताया कि केवल फॉर्मेलिटीज है। संसद चाहे तो राज्य में, मान लीजिए केरल सरकार ने बोला कि अब हमारा मन बदल गया है, अब हम नाम नहीं बदलेंगे, तो क्या केंद्र सरकार रुक जाएगी? बिल्कुल भी नहीं। केंद्र सरकार बोलेगी ठीक है मत बदलो, हमारा मन कर रहा बदलने का, कोई कुछ काम नहीं है हमारे पास, तो चलो बदलते हैं, तो बदल लेंगे। प्रोसेस को समझिएगा, ये मैंने आपको समझाने के लिए भाषा में बताया है। प्रोसेस ये है कि राज्य सरकार अगर हामी भरे या ना भरे, कोई उससे फर्क नहीं पड़ता। केंद्र सरकार चाहे तो नामों का परिवर्तन कर सकती है। इसी को क्या कहा जाता है? एकात्मक शक्ति के साथ में भारत का जो संघ बना हुआ है उसमें एकात्मक तत्व जो है वो ज़्यादा हावी होते हैं। केंद्र सरकार के पास में अधिक शक्तियां होती हैं, ठीक है। संसद में इस विधेयक को साधारण बहुमत से पारित किया जाता है। इसे अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं माना जाएगा। अनुच्छेद 4 के अनुसार पहली और 8वीं अनुसूची का तकनीकी पेज जो था वो मैंने पहले ही समझा दिया। फर्स्ट शेड्यूल में इसमें राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के नाम और उनके क्षेत्रीय अधिकार क्षेत्र शामिल है। नाम बदलने के लिए इस अनुसूची में संशोधन आवश्यक है और यह इसमें संशोधन किया जाएगा। अभी जो संशोधन होगा वो किस में संशोधन किया जाएगा? तो आर्टिकल 368 में ही संशोधन किया जाएगा। क्यों भाई? क्योंकि इसमें केरल नाम लिखा हुआ तो उसको केरलम करना पड़ेगा। 8वीं अनुसूची, यहाँ 22 आधिकारिक भाषाएं संबंधित है। केरल सरकार ने अपनी गलती सुधारी क्योंकि 8वीं अनुसूची मलयालम भाषा पहले से ही दर्ज है। वहाँ राज्य का नाम केरलम में संशोधन का कोई अर्थ नहीं बनता, इसलिए 8वीं शेड्यूल में कोई भी संशोधन नहीं किया जाएगा। अशोक का द्वितीय प्रमुख शिलालेख इसको कहा जाता है मेजर रॉक एडिक्ट सेकेंड ऑफ अशोका। इसी में जिक्र मिलता हमें चोल, चेर और पांड्य राज्यों का, जिसमें केरल पुत्र के नाम से चेर राज्यों की हमें चर्चा मिलती है। संगम साहित्य पढ़ा होगा, संगम काल पढ़ा होगा आपने। संगम, जिसमें पांड्य शासक जो हैं वो संगम आयोजित करते हैं बहुत सारे, और उस दौरान सभी जो तमिल काव्य हैं, बड़े बड़े महाकाव्य वो लिखे गए। 3 संगम की चर्चा मिलती हमें। पहले संगम में तो कुछ खास हमें किताब और साहित्य नहीं मिले हैं, लेकिन हमें शिल्पाधिकारम, मन्नी मेखले जैसी किताबें हमें मिली हैं जो तमिल महाकाव्य के रूप में जानी जाती है, ठीक है बंधुओं। केरल में अगर हम लोग मध्यकाल में देखें तो पूर्व मध्यकाल में शंकराचार्य का जन्म
यहीं पर हुआ था। तो यहीं से भक्ति आंदोलन की शुरुआत भी कहीं न कहीं दक्षिण भारत के इन क्षेत्रों में आपको देखने को मिलती है, क्योंकि शंकराचार्य के जन्म से ही हम लोग भक्ति आंदोलन को शुरू मानते हैं। चलिए आ जाइए यहाँ पर। यह पूरा लेखीय साक्ष्य 257 ईसा पूर्व बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मौर्य साम्राज्य के बाहर के सुदूर दक्षिण के राज्यों का हमें उल्लेख मिलता है। इस शिलालेख में चोल, पांड्य और सत्यपुत्र और केरल पुत्र का उल्लेख मिलता है। इतिहासकार केरल पुत्र की पहचान प्राचीन चेर राजवंश से करते हैं, चेरा डायनेस्टी जिसको कहा जाता है। राज्य पुनर्गठन आयोग 1953, जिसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। आज का केरल जिस स्वरूप में है वह फजल अली आयोग की सिफारिशों का परिणाम है। इस आयोग की रिपोर्ट के आधार पर 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर कोच्चि राज्य के साथ मद्रास राज्य के मालाबार जिले और कासरगोड तालुक को मिलाकर के भाषाई आधार पर केरल का निर्माण किया गया था। इन सबको याद रखना है। ये आतापी वातापी की कहानी मैं नहीं सुना रहा हूँ आपको। मद्रास राज्य के मालाबार जिले, कासरगोड तालुक, त्रावणकोर, कोच्चि राज्य, इन सबको मिलाकर के भाषाई आधार पर मलयाली क्षेत्र बनाया गया, जिसको केरल कहा गया। क्योंकि फजल अली आयोग ने कहा था कि भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करें, लेकिन केवल भाषा को आप एकमात्र उसमें ना रखें, बल्कि प्रशासन को भी ध्यान में रखें। तो मुख्य रूप से भाषाई राज्यों का गठन फजल अली आयोग की सिफारिशों के बाद बहुत ही बड़े स्तर पर किया गया, जिसके बाद सारे राज्य जो आपको भाषा का स्तर पर दिखते हैं वो उसी समय उसके बाद बनाए गए। इसे भी याद रखिएगा, फजल अली आयोग को भी याद रखिएगा, अशोक के सेकेंड रॉक एडिक्ट को भी याद रखिएगा, और बाकी तो संविधान के सारे पहलू बता ही दिए मैंने आपको। नेक्स्ट देखिए क्या है। जेएनयू के वीसी हैं, उनको लेकर के बहुत विवाद मचा हुआ है। इनके रिमार्क हैं, जिसको कुलपति शांति श्री धूलीपुरी नाम है इनका। क्या नाम है? पंडित शांति श्री धूलीपुरी। इन्होंने एक बयान दिया, पहले उस बयान को समझते हैं, उसके बाद से इस विवाद को समझेंगे। इन्होंने बयान दिया, ये बयान विवादित है, सही है, गलत है, आपके मन मस्तिष्क पर मैं छोड़ता हूँ। इंडिपेंडेंट बनिए, अपने मन से फैसला लीजिए। इन्होंने कहा कि 16 फरवरी को इनका एक पॉडकास्ट हुआ। एक तो पॉडकास्ट का चलन बहुत बढ़ गया देश में, जिसको कुछ नहीं आता वही पॉडकास्ट लेकर के बैठ जाते हैं। क्या है कि आप अस्थायी रूप से पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेलकर प्रगति नहीं कर सकते हैं। इन्होंने दलितों के संदर्भ में कहा कि दलित जो ऑप्रेस्ड हैं, जिनको दबाया गया है हमेशा से ही, उनको दबा कुचला के समाज में हिस्सा है वो, उनको इन्होंने कहा कि आप विक्टिम कार्ड खेल करके प्रगति नहीं कर सकते। इनके बयान केवल मैं पढ़ देता हूँ, बाकी आप खुद से इंटरप्रेट कीजिए। आप अस्थायी रूप से पीड़ित बनकर या विक्टिम कार्ड खेल करके प्रगति नहीं कर सकते हैं। यह अश्वेतों के लिए किया गया था, कहाँ पर? तो अमेरिका में। वही चीज़ यहाँ पर दलितों के लिए भी लाई गई है, यही इन्होंने बयान दिया। इन्होंने कहा कि आप हमेशा के लिए, SC ST के लिए इन्होंने कहा, आप हमेशा के लिए ये नहीं कह सकते हम दबे कुचले हैं और इसके आधार पर हमें हमेशा ही सहूलियत मिलती रहे, और ये इनका बयान था। तो उन्होंने कहा कि ऐसा करके आप कभी भी प्रगति नहीं कर सकते हैं। तो ये किसी आम आदमी ने नहीं बोला है, किसी ट्रोल ने नहीं बोला है, किसी सड़क छाप गुंडे ने नहीं बोला है, हमारे देश के सबसे प्रतिष्ठित यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने बोला है। इसी को लेकर के बहुत विवाद हो रहा है। ठीक है, अब इस बयान सही है गलत है आप सोचें, मैं कोई जज थोड़ी ना हूँ, मैं शिक्षक हूँ, पढ़ाना मेरा काम है। जेएनयू के कुलपति शांति श्री धूलीपुरी पंडित के खिलाफ एक पॉडकास्ट साक्षात्कार में कथित रूप से जातिवादी टिप्पणी करने के लिए NCSC आयोग में कम से कम 2 शिकायतें दर्ज की गई हैं। तो अपना काम अब ख़त्म, NCSC को हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जाने पंडित जी, ये जो महिला हैं ये, और जिन्होंने शिकायत दर्ज की है वो, और ये समाज जिसको इस बयान से क्या मिल रहा है वो समाज जाने। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग क्या है ये? तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग भारत का एक संवैधानिक आयोग है। संविधान में इसकी चर्चा है। संविधान के आर्टिकल 338 के तहत में इसे स्थापित किया गया है। ठीक, SC के हितों की रक्षा के लिए स्थापित किया गया है। इसका उल्लेख भारत के संविधान के भाग कितना लिखा हुआ है ये भाई? तो भाग 16 में अनुच्छेद 368 के तहत में किया गया है। भाग 16 में आर्टिकल 368 के तहत में किया गया, 338 के तहत में किया गया। 368 तो ऊपर हमने संविधान का संशोधन पढ़ा है, तो उसके तहत में NCSC की स्थापना की गई है।
ठीक, नेक्स्ट देखिए क्या है। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। शुरुआत में संविधान का अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए केवल एक विशेष अधिकारी का प्रावधान था। 65वें संविधान संशोधन 1990 द्वारा SC और ST के लिए एक बहुसदस्यीय राष्ट्रीय आयोग की स्थापना की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और JNU का मामला क्या है, यहाँ पर आप इन्फोग्राफी देख करके समझ सकते हैं शॉर्ट में रिवीजन के लिए। बाद में 89 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा इस संयुक्त आयोग को 2 अलग अलग भागों में विभाजित कर दिया गया, NC-SC एंड NC-ST। ठीक है बंधुओं। फिर बाद में OBC आयोग भी अलग होगा जो 2019 में बनाया गया है। तो 338 में NC-SC है, 338A में NC-ST है, शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग बॉडी है। ये भी याद रखिएगा 2003 में अलग अलग हुआ है क्योंकि प्रीलिम में यह पूछा जाता है। ओके, उस बयान पर आऊंगा, मैं समझाऊंगा, फिलहाल आप सोचिए। संरचना और नियुक्ति। इस आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 3 अन्य सदस्य होते हैं। टोटल 5 मेंबर्स हो गए बंधु। इनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति जी के द्वारा हस्ताक्षर और मुहर सहित आदेशों के जरिए किया जाता है। इनकी सेवा शर्तें और कार्यकाल सामान्यतः 3 वर्ष, बाकी राष्ट्रपति के द्वारा निर्धारित किया जाता है। कार्य व कर्तव्य क्या है, तो संविधान के तहत SC के लिए प्रदान किए गए सभी सुरक्षा उपायों संबंधित सभी मामलों की जांच और निगरानी करना। अनुसूचित जाति के अधिकार से वंचित करने के संबंध में विशिष्ट शिकायत, जैसे JNU VC का हालिया का मामला है, इसकी जांच भी करना इसका काम है। SC के सामाजिक आर्थिक विकास की योजना प्रक्रिया में भाग लेना, सलाह देना। सरकार कोई SC से जुड़ी हुई बड़ी योजनाएं बना रही है या उनसे जुड़े हुए कुछ नीतियां लाने जा रही, तो इससे सलाह जरूर ही करेगी। सलाह मानने के लिए बाध्य नहीं है। पूछ लिया कि हाँ भाई बताओ क्या राय है, बाकी मानना ना मानना हमेशा केंद्र सरकार के अपनी मर्जी पर होता है। आयोग की शक्तियां। किसी मामले या शिकायत की जांच करते समय आयोग के पास दीवानी अदालत की शक्तियां होती हैं। किसी को समन भेज सकता है, बुला सकता है, ये सब कुछ करवा सकता है। यदि किसी सरकारी विभाग या न्यायालय से सार्वजनिक रिकॉर्ड मांग सकता है, हलफनामे पर साक्ष्य प्राप्त कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। काफ़ी पावरफुल होता है ये। लेकिन ये पावरफुल आयोग है आपको आजकल के समय में, आजकल क्या पिछले कुछ वर्षों में भी आपको गौन ही दिखेंगी। चाहे OBC आयोग हो, SC आयोग हो, ST आयोग हो, इतने सारे इशूज आते हैं, लेकिन इस आयोगों के आपको एक बयान तक देखने के न्यूज़पेपर में नहीं मिलते हैं। ये तो सच्चाई। अब आते हैं इनके बयान पर। इनका बयान जो है वो सही है या गलत है। देखिए, हर पद की एक मर्यादा होती है। तो आप जब सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो भी देश की सबसे टॉप यूनिवर्सिटी के VC के पद पर बैठे हैं, तो आप किसी के दबे कुचलने का विक्टिम कार्ड से नहीं जोड़ सकते हैं। किसी को शौक थोड़ी ना है कि वो समाज में सबसे निचले तबके का जीवन जिए, है ना। और इस तरह की मानसिकता तब उपजती है जब आप हमेशा जीवन भर शहरों में अपना जीवन बिताते हैं, जहाँ पर आपको जातिगत भेदभाव नहीं दिखता है, जहाँ पर आपको सरेआम जातिगत भेदभाव नहीं दिखता है, कम दिखता है। तो इसलिए आपको लगता है कि जातिवाद भारत से ख़त्म हो गया है। जबकि आप एक बार गांव विजिट कीजिए, आपको स्पष्ट दिख जाएगी। बस्तियां देख करके आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कौन किस जाति की बस्तियां हैं। तो इसलिए इनका बयान कहीं से भी इस पद के अनुसार से सही नहीं था। कोई और बोलता है तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन ये तो सर्वश्रेष्ठ हमारे शिक्षण संस्थान के प्रमुख हैं, तो उनको इस प्रकार का बयान देने से बचना चाहिए। भारत में अभी भी जातिवाद है, ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। इसे जैसे स्वीकार किया जाए वैसे स्वीकार करिए। आप सच्चाई से आंखें मूंद नहीं सकते हैं। अगर शुतुरमुर्ग धरती में अपने मुंडी गाड़ लेता है तो उसे समस्या दूर नहीं हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इसमें वास्तविकता है। अब आपको जो समझना है समझ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है HPV वैक्सीनेशन के बारे में। 14 वर्ष की लड़कियों के लिए HPV टीकाकरण अभियान भारत सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। केंद्र सरकार इस महीने सर्वाइकल कैंसर को खत्म करने के लिए 14 वर्ष की लड़कियों हेतु एक विशेष सिंगल डोज एक खुराक HPV राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान शुरू करेगी। सर्वाइकल कैंसर क्या होता है? तो महिलाओं के अंग से जुड़ा हुआ एक कैंसर होता है, जो मैं डिटेल में फोटो सहित आपको समझाऊंगा। पार्ट्स के नाम भी आपको पता होने चाहिए क्योंकि वह एग्जामिनेशन में पूछे जा सकते हैं। देखिए क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के सिफारिशों के अनुरूप WHO ने सिफारिश की थी हर साल 14 वर्ष की होने वाली 1.15 करोड़ लड़कियां इस सिंगल डोज वैक्सीन के लिए पात्र होंगी। जो भी 14 वर्ष उम्र में प्रवेश कर रही हैं उन लड़कियों के लिए यह अनिवार्य किया जा रहा है भारत में, पूरे भारत में।
क्यों भाई? इनके लिए यूविन पोर्टल का उपयोग करके निकटतम स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों में स्लॉट बुक किया जा सकेगा। यह प्रक्रिया महामारी के दौरान इस्तेमाल किए गए कोविन पोर्टल के समान ही होगा। जैसे कोरोना के दौरान आपने कोविन पोर्टल पर अपना टीकाकरण का स्लॉट बुक किया होगा, उसी प्रकार से बुक किया जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर रोकथाम HPV टीकाकरण अभियान ये शुरू किया जा रहा है। यहाँ पर इसका इन्फोग्राफी मैंने डाल दिया रिवीजन के लिए। सर्वाइकल कैंसर और HPV, लगातार HPV संक्रमण लगभग 85% सर्वाइकल कैंसर का कारण बनती है। बताऊंगा मैं क्या होता है, कहाँ पर होता है। यह भारत में महिलाओं में होने वाला दूसरा सबसे आम प्रकार का कैंसर है। पहला है स्तन कैंसर और सेकेंड है सर्वाइकल कैंसर। मतलब इसकी संख्या इतनी तेजी गति से बढ़ी है कि उसका अंदाज़ा नहीं है। भारत ही नहीं, पूरे विश्व में। इसके पीछे क्या कारण है ये मैं तो नहीं जानता हूँ, और कहीं पर कोई स्पष्ट उल्लेख भी नहीं है कि इतना ज़्यादा कैंसर के मरीज क्यों बढ़ रहे हैं। भारत यह बीमारी हर साल लगभग 1.25 लाख महिलाओं को प्रभावित कर रही है। 1.25 लाख महिलाएं हैं, 75,000 की जान ले लेती हैं। 75,000। ठीक है, इसलिए बहुत ज़रूरी है। HPV के बारे में आपसे सवाल पूछा जा सकता है। अभियान पहले 2 वर्षों के लिए MSD कंपनी की प्रमाणित गॉर्डसिल वैक्सीन का उपयोग किया जाएगा। वर्तमान में 2 खुराकें गावी वैक्सीन गठबंधन से प्राप्त होंगी, जो भारत को 2.6 करोड़ खुराक प्रदान करेगा। ये वैक्सीन का एक संगठन है जो भारत को प्रदान करेगा। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा विकसित स्वदेशी वैक्सीन सर्वावैक को भी अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन की मंजूरी नहीं मिली है। इसके सिंगल डोज की प्रभावशीलता भी स्थापित नहीं हुई। अपने देश में भी सीरम इंस्टीट्यूट बना रही है सर्वावैक जिसको कहा जाता है, लेकिन इसको मंजूरी अभी नहीं दी गई है। ICMR अभी भी स्वदेशी सर्वावैक की प्रभावशीलता का अध्ययन कर रही है। जब ये हो जाएगा तब हम अपने ही देश में अपना बना सकेंगे स्वदेशी, लेकिन फिलहाल हमने गावी जो वैक्सीनेशन का एक एसोसिएशन है उससे हम प्राप्त कर रहे हैं 2.5 करोड़ के करीब में वैक्सीन। वैज्ञानिक आधार और आयु निर्धारण 14 वर्ष ही क्यों निर्धारित किया गया है? 14 वर्ष की आयु में वैक्सीन देने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि साक्ष्य बताते हैं कि इस आयु में टीकाकरण सबसे मजबूत और सबसे लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करता है। इंग्लैंड और स्वीडन में कई सारे जगहों पर अध्ययन पता चला किशोरावस्था में टीकाकरण से 30 वर्ष की आयु में सर्वाइकल कैंसर के जोखिम को 85% तक कम किया जा सकता है। इसलिए जब रिसर्च में ये चीज़ आया, इसीलिए 14 वर्ष ही उम्र निर्धारित की गई। आपके मन में पहले ही सवाल आना चाहिए था कि छोटे बच्चे में ही क्यों नहीं लगा देते हैं। 14 वर्ष सबसे सही उम्र इसके लिए रिसर्च में हमें पता चला, जिसके आधार पर हमने फैसला लिया है कि देश में 14 वर्ष से जो भी लड़कियां हैं उन सभी को यह लगाया जाएगा। सर्वाइकल कैंसर महिलाओं के गर्भाशय के ग्रीवा में, जिसको सर्विक्स भी कहा जाता है, कोशिका में विकसित होने वाला एक प्रकार का कैंसर है। ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अगर आप देखेंगे ये वेजिना है, इसके ऊपर यहाँ पर आपको ग्रीवा दिखेगा। इसी ग्रीवे में यहाँ पर यहीं पर यह कैंसर उत्पन्न होने का सबसे बड़ा कारण है। जो कैंसर बहुत ही खतरनाक है। 75,000 महिलाओं की हर ईयर में जान चली जाती है। गर्भाशय ग्रीवा, गर्भाशय का निचला हिस्सा जो योनि से जुड़ता है, उसी को कहा जाता है और उसी के कारण से यहाँ पर सर्वाइकल कैंसर इन्हीं जगहों को प्रभावित करता है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाया जाए और सरकार ने इसी कारण से HPV वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लाया है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV प्राइमरी कॉज जो होता है, लगभग सभी 99% सर्वाइकल कैंसर के मामले ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV के उच्च जोखिम वाले उपभेद के लंबे समय तक संक्रमण से जुड़े होने से होते हैं। 100% 99% इसी के कारण से होता है। HPV के 100 से अधिक प्रकार हैं। 100 से अधिक प्रकार है, जिनमें से HPV 16, HPV 18 सर्वाइकल कैंसर के अधिकांश मामलों के लिए जिम्मेदार होते हैं। HPV के बहुत ज़्यादा प्रकार हैं, लेकिन हमें सबको याद करने की आवश्यकता नहीं है। HPV 16 और HPV 18 जो है, ये 85% मामले इसी वायरस के इसी स्ट्रेन के कारण से होते हैं। ठीक, यह वायरस मुख्य रूप से यौन संपर्क के माध्यम से फैलता है। शुरुआती चरणों में सर्वाइकल कैंसर में आमतौर पर कोई स्पष्ट लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। बीमारी के उन्नत चरण लक्षणों में अनियमित योनि रक्तस्राव होता है, दर्द होता है, और ये सब चीज़ें इंटरकोर्स के दौरान जो पेन होता है वो सब भी देखी जाती हैं। तो ये क्या है, इसके शुरुआत के लक्षण हैं जो आपको पता होने चाहिए। सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे नियमित जाँच से रोका जा सकता है। ये इसका सबसे बड़ा मेरिट है। जितने भी कैंसर बताए जाते हैं उसमें से सर्वाइकल कैंसर एकमात्र ऐसा कैंसर है जिसे रोका जा सकता है।
इसीलिए सरकार ने वैक्सीनेशन प्रोग्राम लाया है कि चूंकि इसको रोका जा सकता है तो 75,000 लड़कियों की मृत्यु को रोक सकते हैं। पैप स्मीयर टेस्ट, यह परीक्षण, ये पूछा जा सकता है कि यह टेस्ट किसके लिए किया जाता है पीटी एग्जामिनेशन में। सर्वाइकल कैंसर चर्चा में है तो आपसे क्यों नहीं पूछेगा। यह परीक्षण गर्भाशय ग्रीवा में कैंसर पूर्व कोशिकाओं पता लगाए ताकि समय रहते इसका इलाज किया जा सके। HPV DNA टेस्ट भी होता है। यह परीक्षण गर्भाशय ग्रीवा की कोशिकाओं में HPV के उच्च जोखिम वाले प्रकारों की जांच करने के लिए किया जाता है। तो ये 2 प्रकार के टेस्ट से हम पता कर सकते हैं कि किस प्रकार के कैंसर के खतरे अभी बने हैं। नेक्स्ट देखिए क्या है, सेंट्रल इंडिया जंबो क्राइसिस फॉरेस्ट श्रिंक, मतलब कि सेंट्रल इंडिया कहें तो हम लोग झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, इन सब, मध्य प्रदेश, इन सब के इलाकों में जंगल कम हो गए क्योंकि हम इंसानों की इकोनॉमिक भूख कभी कम ही नहीं होती है। फैक्ट्री पर फैक्ट्री स्थापित करनी है, इकोनॉमी चौथी से पहली ले जानी है, तो इसके कारण से जंगल काटे जा रहे हैं। और जंबो क्राइसिस मतलब हाथियों के आवास जो हैं वो भी खंडित हो रहे हैं। अब हाथी तो आपके जैसे सोफे पर बैठ के टीवी नहीं देखेंगे ना, वो तो जंगल में ही रहेंगे। अब उनके जंगल ही आप ख़त्म कर दोगे तो फिर कैसे रहेंगे। फिर तो आपके घर पर आएंगे, फिर घर पर आएंगे तो क्या कहेंगे, हाथी मतवाला हो गया, इसको गोली मार देनी चाहिए। आपके घर को कोई तोड़ दे, फिर देखते हैं आप कैसे मतवाले होते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर, ये बहुत बड़ा क्राइसिस हो गया है। इसी टॉपिक को ज़रा डिटेल में हम लोग समझते हैं कि क्या इसमें कहा गया है। मध्य भारत में मानव हाथी संघर्ष जो है ये बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। वर्तमान संदर्भ में अगर देखें तो हाल ही में झारखंड में तो एक ज़िले को इमरजेंसी घोषित किया गया है। उस ज़िले का नाम मैं बताऊंगा, प्रीलिम में पूछा जा सकता है, JPSC में ही पूछा जा सकता है। झारखंड हजारीबाग, पश्चिमी सिंहभूम, पश्चिम बंगाल, पश्चिम मेदिनीपुर, ओडिशा के ढेंकनाल में हाथियों के मामले में कई लोगों की जान गई। पिछले साल हमने कहाँ पर देखा था, तो वर्तमान के केरल में देखा था कि इंसान और जानवरों के बीच में कन्फ्लिक्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है क्योंकि हाईवे बना रहे हैं जंगलों से होते हुए। तो कैसे नहीं आएंगे वो आपके घरों में। आपके घर में थोड़ी ना वो आ रहे, आप उनके घरों में जा रहे हो। जहाँ पर जंगल है वहाँ पर आपको फॉरेस्ट व्यू अपार्टमेंट बनाना है, तो फिर तो आपके घर में आएंगे ही ना वो। हेलो बोलने, पड़ोसी हो गए आपके लोग, तो पड़ोसी को तो लोग हेलो बोलते ही हैं। तो फिर आप बोलते हो कि हाथी हमारे घर में आ गए। स्थिति गंभीर हो गया, इतना गंभीर कि सिंहभूम जो जिला है झारखंड का, उसमें हाथी आपातकाल, एलिफेंट इमरजेंसी घोषित करना पड़ा। सिंहभूम जिला का भी नाम याद रखिएगा, प्रीलिम में पूछ लेगा कि हाल ही में किस जिले में एलिफेंट इमरजेंसी घोषित कर दिया गया। ठीक है। भारत के कुल 22,446 हाथियों में से 8% से भी कम हाथी देश भर में मानव हाथी संघर्ष में होने वाली लगभग आधी मौत के लिए जिम्मेदार हैं। ये मुख्य रूप से खानाबदोश झुंड हैं जो सिकुड़ते वन आवासों से विस्थापित होकर के कृषि भूमि की ओर जाने के लिए मजबूर हुए हैं। पलायन के कारण क्या, 1980 के दशक के मध्य में प्राकृतिक और मानव निर्मित कारणों के संयोजन से इन्हें स्टेटलेस बना दिया और ये घूमते फिरते रहते, इनके घर छीन ले गए, जिसके कारण से खाद्यान्न बना दिए गए, खनिज खनन के क्षेत्र वहाँ पर शुरू कर दिए, जिसके कारण से क्या हुआ, तो ये सारे के सारे जंगल से बाहर भटकने लग गए। इसका अतिरिक्त महानदी, ब्रह्मणी नदी बेसिन में जलाशयों के निर्माण से नदी के किनारे के बेहतरीन जंगल भी डूब गए जो हाथी का आवास हुआ करते थे। हाथियों का नया विस्तार, अब इन फसल निर्भर हाथियों का विस्तार 4 नए क्षेत्रों में हो गया है। दक्षिण बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इलाकों में इनका विस्तार अब ज़्यादा हो गया है। परिस्थिति प्रभाव और चुनौतियां भी उत्पन्न हुई हैं, जिसके कारण से ही इंसानों की आबादी बढ़ने और जंगलों की वहन क्षमता कम होने से, आबादी कम होने से, इलाके कम होने से, क्षेत्रफल कम होने से ये आपके घर में आने लग गए हैं। जरा प्रोजेक्ट एलिफेंट को देखेंगे। 1992 किसी दोस्त का जन्म हो 1992 तो उसको हाथी नाम दे दीजिए और रख दीजिए, कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992। आवास और गलियारे, और जरा माइक प्रोग्राम को भी देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है। प्रोजेक्ट एलिफेंट हाथी परियोजना भारत सरकार के पर्यावरण वन मंत्रालय और 1992 में शुरू किया गया था, फरवरी 1992 में। प्रोजेक्ट टाइगर के बाद प्रोजेक्ट एलिफेंट सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट में से एक है वन्य जीवों के संरक्षण के हेतु, जिसके तहत जंबो यानी हाथी को बचाना था।
देखिए क्या यह योजना मुख्य रूप से उन 16 राज्य केंद्र शासित प्रदेशों में लागू की जा रही है जहां जंगली हाथियों की आबादी स्वतंत्र रूप से पाई जाती। परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका मुख्य उद्देश्य था जंगली हाथी, उनके आवास, उनके पारंपरिक प्रवास मार्गों की रक्षा करना, मानव हाथी संघर्ष को कम करना, वैज्ञानिक समाधान ढूंढना, ये इसका मुख्य रूप से लक्ष्य रखा गया था। हाथियों की मौजूदा प्राकृतिक आवास, उनके प्रवास मार्गों को पारिस्थितिक जीर्णोद्धार करना, इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन करना। उनके मार्ग बाधित हो जाते हैं तो फिर वो मार्ग भटक जाते हैं, उनका फिक्स रास्ता होता है और साल का फिक्स समय होता है कि इससे इस महीने के दौरान वो यात्रा पर रहेंगे और इसी रास्ते से गुजरेंगे वो हर साल। ठीक है। अवैध शिकार को रोकने के लिए पेट्रोलिंग बनाया गया था, पेट्रोलिंग बढ़ाया गया था और हाथी दांत के लिए उनका शिकार किया जाता था, इसे भी रोका गया। एलिफेंट रिजर्व और प्रोजेक्ट एलिफेंट के तहत हाथियों के संरक्षण के देश भर में एलिफेंट रिजर्व अधिसूचित किए जाते हैं। जैसे कई सारे जगहों पर आपने देखा होगा टाइगर रिजर्व भी है, एलिफेंट रिजर्व भी है। जैसे काजीरंगा जो है वो एलिफेंट रिजर्व भी है, टाइगर रिजर्व भी है, राइनो भी वहाँ पर रहते हैं, नेशनल पार्क भी है, सब कुछ है वहाँ पर। इसी प्रकार का एक और कार्यक्रम शुरू किया गया जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, माइक, इंटरनेशनल कोलैबोरेशन माइक प्रोग्राम को शुरू किया गया। मॉनिटरिंग द इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट, मॉनिटरिंग इलीगल किलिंग ऑफ एलिफेंट। माइक प्रोग्राम के बारे में पूछा जा चुका है प्रीलिम में कि यह किसके संरक्षण से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो यह हाथियों के संरक्षण से जुड़ा हुआ अंतर्राष्ट्रीय प्रोग्राम है जो साइट्स, वन्यजीव और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन, उसके द्वारा शुरू किया गया था। कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेंड इन एंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, यानी कि साइट्स के द्वारा माइक प्रोग्राम को शुरू किया गया। यह कार्यक्रम 2003 में दक्षिण एशिया में शुरू किया गया। भारत में हाथियों की मृत्यु दर अवैध शिकार की निगरानी के लिए 10 निर्दिष्ट माइक स्थल भी बनाए गए जिससे हाथियों की किलिंग्स को रोका जा सके। तो साइट्स के माइक प्रोग्राम के बारे में हमने जान लिया और इतने सारे टॉपिक हमने कंप्लीट कर लिए। धन्यवाद आप सभी का वीडियो देखने के लिए, थैंक यू सो मच। जिन्हें भी अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो जरूर ही जुड़िएगा, काफ़ी बेहतरीन रहेगा, पढ़ने का एक रिदम बन जाएगा, प्रैक्टिस का आदत लगा दूंगा आपको प्रैक्टिस की मैं। ठीक है, धन्यवाद।